बजट के एक्सक्लूसिव की तरफ बढ़ा जाए। लक्ष्मण तो आपको स्क्रीन पे दिख ही गए थे। कहीं कहा जा रहा है बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन पर सरकार का फोकस जारी रह सकता है। पिछले कई बजट से आपने देखा होगा उस रोड मैप पे फिस्कल कंसोलिडेशन की ये सरकार चल रही है। वैसे में सूत्रों के मुताबिक टैक्स की दरें बढ़ाने की बजाय रिफॉर्म के जरिए आय बढ़ाने पर फोकस रह सकता है। लक्ष्मण, मामला क्या है? करना क्या चाहती है सरकार? क्या कर रही होगी? देखिए, दरअसल है क्या कि आज के हालात में बहुत सारे लोग हैं जो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आप फिस्कल कंसोलिडेशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को थोड़ा सा ढील दीजिए और खर्च काफी ज्यादा बढ़ाइए ताकि मार्केट में डिमांड आए। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने जब वित्त मंत्रालय के सूत्रों से बातचीत करने की कोशिश की तो मुझे जो संकेत मिले वो ये कि सरकार इस मोर्चे पर कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि फिस्कल कंसोलिडेशन में किसी भी तरह का कोई ढील दिया जाए और फिस्कल डेफिसिट का जो अगले साल का कारोबारी साल का टारगेट है 4.5% या इससे नीचे का, उसमें कोई भी रियायत दी जाए। और सरकार इसके लिए मन बनाई हुई, चूंकि सरकार का मानना है कि इसकी वजह से एफआईज आते हैं, रेटिंग अच्छे होते हैं और इकोनॉमी की हालत बेहतर होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर जब इस पे बनी रहेगी तो आखिर खर्च डिमांड कैसे बढ़ाएगी। तो सरकार का मानना है कि इसके लिए रेवेन्यू बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, चूंकि जीएसटी कलेक्शन देखें, इनकम टैक्स का कलेक्शन देखें, बेहतर है। इनकम टैक्स का कलेक्शन बजट के अनुमान से ज्यादा रहने वाला है। और इतना ही नहीं, इस साल कैपेक्स कम हुआ तो इसकी बचत सरकार के पास 70,000 करोड़ के आसपास होने जा रही है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे सरकार मजबूत है। और दूसरी चीज कि आने वाले दिनों में जो गैर जरूरी खर्च है उस पर सरकार कटौती करेगी। आने वाले दिनों में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने की बजाय सरकार टैक्स के प्रोसेस में रिफॉर्म करके टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर जोर देगी। और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उस पर सरकार का फोकस बना रहेगा, कैपेक्स पर सरकार का फोकस बना रहेगा। तो मुझे लगता है बजट में जो अर्थशास्त्री या फिर निवेशक जो देखना चाहते हैं उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। और ये अच्छा भी है। वैसे ठीक है, हम लोग डिमांड करते रहते हैं कि स्लो डाउन है, एडिशनल पैसा सबकी जेब पे डालें, उसके थ्रू स्लो डाउन को हम काउंटर कर पाएँ। पर इसके लिए ये मतलब नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट का जो रोड मैप था, फिस्कल कंसोलिडेशन का जो रोड मैप था, उससे डिविएट करें। वो डिविएट करना, ढील देना ज़्यादा खराब होगा इक्विटी मार्केट्स के लिए, भी ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मण पिक कर रहे हैं, उस रोड मैप पे कोई ढील नहीं होगी। हाँ, सरकार के पास फंड्स होंगे, केपेक्स पे खर्च कम हो रहा है, हुआ है। पहली छमाही के बाद के आंकड़े तो हमारे पास हैं ही हैं। केपेक्स पे इस बार मामला ठंडा पड़ा था और ऊपर से टैक्स कलेक्शंस रोबस्ट हैं, स्ट्रांग हैं। तो हो सकता है इनको चैनलाइज करते हुए कुछ थ्रस्ट देने की कोशिश हो इकोनॉमी को। बढ़िया लक्ष्मण, आज प्रयागराज नहीं गए लक्ष्मण आप? नहीं, आज प्रयागराज नहीं गए क्योंकि वीरू जी ने कहा कि ठंड बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो फिर हम अरे लोग तो पैर डाल लेते ना। नहीं, पैर के पूरा सर डालेंगे। अब अभी समय, अभी तो आज विदेशी मेहमान लोग आए हैं तो विदेशी मेहमानों को वहां जाने का मौका दिया जाए पहले। ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं प्रयागराज से। आज से महाकुंभ, आज से पहला शाही स्नान, उसकी शुरुआत होती है। वीरू जाने वाले हैं वैसे प्रयागराज। कब जा रहे हैं वीरू आप? बताऊंगा मैं आपको, जैसे ही टिकट हो जाती है बताऊंगा आपको मैं। चलिए, खबरों वाले स्टॉक्स में एवेन्यू सुपरमार्ट रिजल्ट्स आए हैं, सैटरडे को आने थे, वो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। कंचन से जान लेते हैं अच्छा, इस स्टॉक पे चलिए मैं देखता हूँ किससे बातचीत करनी है। कंचन, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? जी, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर स्टैंडअलोन नंबर्स की बात करी जाए Q3 में, तो वहाँ पे प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। इस बार जो प्रॉफिट है वो 781 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट अगर रेवेन्यू की तरफ भी नजर डाली जाए तो वो भी 13,245 करोड़ से बढ़ के अब हो गया है 15,565 करोड़ का। एबिटा में भी अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर आया है। मार्जिन जो 8.45% पे रजिस्टर किए गए थे पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार वो हो गए हैं 7.93%। आपको बता दें कि Q3 में कंपनी ने 10 नए स्टोर्स का एडिशन किया है। ये तो बात थी नंबर्स की, लेकिन इसके अलावा एक और इसमें खबर है कि जो कंपनी के एमडी और सीईओ है नेविल नोरोना, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और उनकी जगह इसके बाद अंशुल असावा एमडी और सीईओ का पद संभालेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, मामला गड़बड़ा गया है। जो अच्छा लग रहा है वो 17-18% की रेवेन्यू ग्रोथ है, जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, क्योंकि क्वार्टर के अपडेट्स आए थे तब हमें रेवेन्यू मोमेंटम पता था। जो नहीं पता था वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थी और वो गड़बड़ा गई है।
जब रेवेन्यू 18% बढ़े तो EBITDA 8% बढ़ा, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए 70 बेसिस पॉइंट्स। नंबर्स खराब हैं ऑपरेशनली, और ऊपर से सीईओ साहब छोड़ के जा रहे हैं। चार्ट्स पे रेडी रखिएगा गाबा सर, आप, मैं आता हूं। श्रेया, रिपोर्ट्स, ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं नंबर्स के बाद? बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और जिस तरीके से आपने मेंशन किया, खराब हैं और ब्रोकरेजेस बहुत ही मिक्स्ड रिव्यू दे रहे हैं इस पे, जहाँ कि बर्स्टन का मानना है कि ये आउट परफॉर्म कर सकता है, आउट परफॉर्म की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 5,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वहीं जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रख रहे हैं इसको, टारगेट प्राइस कट कर दिया है 4,150। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने तो अंडरवेट की कॉल दी थी, टारगेट प्राइस भी उन्होंने भी कट किया है 4,150। लेकिन बर्स्टन सिर्फ बुलिश है और 36% का अपसाइड पोटेंशियल उनको इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है। तीनों ही फर्म्स ने एक बात अंडरलाइन की है कि जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है सीईओ के पद को लेकर फेरबदल, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जिस पे फोकस रहेगा। लेकिन बर्स्टिन का मानना है कि Q3 जो नतीजे आए हैं वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर आए हैं। साथ ही आप देख लीजिए स्टोर्स में जो इजाफा हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सेम स्टोर सेल ग्रोथ में भी इजाफा देखने को मिला है। और जो आंकड़ा मैं पेश करूंगी वो जो कि 5.5% था Q2 में, वो बढ़कर 8.3% हो गया है इस बार। लेकिन ये भी अंडरलाइन की गई ये बात कि इसमें जो इजाफा देखा गया है वो फेस्टिव सीजन की वजह से देखा गया। आने वाले क्वार्टर्स में इसमें सीमित सुधार हो सकता है। इसके अलावा एफएमसीजी शेयर में कमजोरी जारी रहेगी और ग्रोसरी डीमार्ट का की स्ट्रेंथ होगा। वहीं जेपी मॉर्गन जो कि न्यूट्रल हैं और मॉर्गन स्टैनली जो कि अंडरवेट हैं, उन्होंने कहा है कि ग्रॉस मार्जिन टोटली फ्लैट रहा है, नतीजे अच्छे नहीं लगे दोनों को। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने एक चीज़ जो अंडरलाइन की है वो ये है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री डीमार्ट के ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस पैदा कर रही है। तो ये डाउट वाली बात जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आती हुई। बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन आया था जब हम लोग उस क्वार्टर अपडेट पे रिएक्ट कर रहे थे, डबल डिजिट गेन आए थे। उसके बाद से मामला ठंडा पड़ता चले जा रहा है। गाबा सर, चार्ट्स पे समीकरण कैसे? इतने कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट देयर इज अ रेजिस्टेंस डीमार्ट में करीब अराउंड 4,200 पे, वहीं से एक रिटर्न मिला। मेरे ख्याल से अब भी शॉर्ट है। 3,900 का स्टॉप लगा चले तो लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद करीब 3,500 और लोअर देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चरली वीक मोड पर है, पर मेरे ख्याल से सेलिंग है डीमार्ट। ये तो हो गया एवेन्यू सुपरमार्ट एक रिजल्ट। दो और नंबर्स पे रिएक्ट करना है, जस्ट डायल का और पीसीबीएल का। सतपुत्र साहब, पीसीबीएल की चार्ट रेडी रखिएगा। कंचन, कैसे नंबर्स हैं? जी, शुरुआत पीसीबीएल के साथ ही कर लेते हैं। इसके नंबर्स अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो वो 148 करोड़ से अब घट के हो गया है 93 करोड़ का। इनफैक्ट रेवेन्यू में भी हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। रेवेन्यू जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,000 करोड़ के आसपास था, इस बार वो घट के 1,650 के आसपास रजिस्टर किया गया है। एबिटा में लेकिन यहाँ पे हमें एक इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। 279 करोड़ से एबिटा बढ़ के हो गया है 317 करोड़ का। बट मार्जिन का आप खासा ध्यान रखिए, बिकॉज मार्जिन में वापस से एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन 16.9% से घट के अब हो गए हैं 15.8%। दूसरा जी, जस्ट डायल की भी बताए तो यहाँ पे नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो वो 131 करोड़ हो गया है इस बार, जो कि पहले था 92 करोड़ का। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अच्छा खासा एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिला है। 8% का इजाफा रेवेन्यू में आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट एबिटा जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। 60 करोड़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार बढ़ के हो गया है 87 करोड़ का। और मार्जिन भी हमें यहाँ पे अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आए हैं। 22%, 22.7% इन पर्टिकुलर पिछले साल सेम क्वार्टर में मार्जिन थे, और बढ़ के इस बार हो गए हैं 30% के आसपास। अच्छे नंबर्स जस्ट डायल के। पीसीबीएल समझ में नहीं आया, नंबर्स में मार्जिन्स का थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन है, पर ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत पिट रहा है। ऐसे में पोजीशन कैसा लग रहा है आपको? आशीष जी, देखिए पीसीबीएल का अगर आप डेली चार्ट देखें तो लगता है कि ये अपनी इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। 200 डेमा इसका करीबन 383 के आसपास है। और अगर आप वीकली चार्ट देखें तो 375 का और एक सपोर्ट बनता है, डबल बॉटम सपोर्ट। तो देखिए आज के लिए 375 इसके लिए एक सैक्रोसेंट लेवल होगा, क्योंकि रिजल्ट वीक है तो ऑब्वियसली एक फेयर होगा, ऑल्दो इट इज ओवरसोल्ड। अगर आज 375 का लेवल आशीष जी टूटता है तो फिर मुझे लगता है ये 340 और 320 का लेवल अनफोल्ड होगा। तो एक शार्प फॉल, एक शार्प कट पीसीबीएल में आएगा अगर ये 375 का लेवल तोड़ेगा। 395, हालांकि दूर है 375 अभी, लेकिन आज नंबर्स खराब हैं, दबाव गहराया। अगर 375 के लिए स्लिप हुआ तो मामला खासा गड़बड़ा सकता है, तो वॉच पे रखें इस काउंटर को। बायोकॉन, और बायोकॉन पे भाईती साहब चार्ट खोल के रखो, मैं आता हूं।
कंचन, क्या अपडेट्स? अच्छा है, बायोकॉन की जो मलेशिया की यूनिट है बायोलॉजिक्स यूनिट, उसको यूएस एफडीए से वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड का स्टेटस मिल गया, यानी कि वो बोल रहे हैं कि भाई जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो आप खुद ही सुलटा सकते हैं। यूएस एफडीए ने सितंबर में मलेशिया यूनिट की इंस्पेक्शन की थी और अक्टूबर 2023 में यूनिट को ओएआई का स्टेटस भी मिला था, तो खबर जो है वो पॉजिटिव है। अब ऐसे में क्या हुआ, बेंगलुरु के बाद अब मलेशिया इकाई यूएसएफडीए की गाज से बाहर आती हुई, तो ये है पॉजिटिव। रेगुलेटरी हर्डल्स रिड्यूस हो रहे हैं बायोकॉन के लिए। पर वहीती साहब, चार्ट्स पे मामला कैसा? जी आशीष जी, चार्ट्स पे भी स्ट्रेंथ दिख रही है। जरूर फ्राइडे के सेशन में गिरावट थी, बट वो इन लाइन विद द मार्केट थी। और जहां हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम फार्मा स्टॉक्स 20 डेमर को ब्रीच करके नीचे स्लिप हो चुके हैं। बायोकॉन अभी भी 20 डेमर के ऊपर में ही क्लोज दिया फ्राइडे के सेशन में भी। मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई गिरावट आती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। जिनके पास भी लॉन्ग है, बने रहने की सलाह है। 350 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है ऊपर में। मुझे लगता है कि शायद इसमें 375 तक का जोन देखने मिल सकता है। आजकल Hyundai मोटर्स पे ब्रोकरेज पीछे पड़ी हुई हैं, रह के रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आज फिर श्रेया किसी के रडार पे? जी बिल्कुल, और जो पिछला रिपोर्ट मैंने पेश किया था उस वक्त भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बुलिश थे, और आज भी एचएसबीसी और सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। दोनों ही ब्रोकरेज फर्म्स Hyundai मोटर्स पे बुलिश नजर आ रहे हैं। एचएसबीसी ने बाई की कॉल दी है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 2200 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि 18% का ग्रोथ इसमें नजर आ रहा है एचएसबीसी को। वही सीएलएसए ने तो आउट परफॉर्म की कॉल दी है, साथ ही टारगेट प्राइस 2155 का रख दिया है। सीएलएसए का मानना है कि कंपनी उन थोड़े फॉरेन कार मेकर्स में से एक है जो कि डोमेस्टिक कंपटीशन को झेल सकते हैं आने वाले 2 दशकों में। साथ ही कंपनी का ज़्यादा फोकस डाइवर्सिफाइड और अफोर्डेबल पैसेंजर व्हीकल्स पोर्टफोलियो पे रहेगा, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। साथ ही एचएसबीसी की बात करें तो एचएसबीसी का मानना है कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पेरेंट इमेज, साथ ही लोकल ब्रांडिंग पोजीशन से बेहतर लग रही है और वो भारत में इसका फ़ायदा होता दिखेगा कंपनी को। इसके अलावा लॉन्चेस की बात करें, इसके साथ ही कैपेसिटी एक्सपेंशंस की बात करें तो इसमें भी ग्रोथ संभव है अगले 2-3 सालों में, ऐसा मानना है। लेकिन कुछ रिस्क भी गिनाए हैं एचएसबीसी ने। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट रह सकते हैं, साथ ही कमज़ोर मॉडल लॉन्चेस से एक डाउन साइड का रिस्क एचएसबीसी को फिलहाल इस कंपनी में नज़र आ रहा है। आईपीओ वाले परेशान हैं, ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, समय खराब है, पेशेंस रखें। इवेंचुअली ये स्टॉक अच्छा कर सकता है लंबी अवधि के लिहाज से, ऐसा लगता है ब्रोकरेजेस की रह के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको देखते हुए। अच्छा, इंश्योरेंस का डेटा, दिसंबर मंथ का डेटा सामने आ गया है। एलआईसी के समीकरण बहुत बिगड़े हुए हैं। रचना जी, एक बार एलआईसी का चार्ट खोल के रखिएगा, मैं आ रहा हूं। कंचन, क्या डेटा है? जी, सबसे पहले अगर हम ओवरऑल देखें डेटा तो दिसंबर में लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम में 22% का हमें कट देखने को मिला है सीधा सीधा। लेकिन अगर 9 महीने की बात करी जाए तो वहां पे करीबन 10% का इजाफा आया है। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस की बात करी जाए तो वहां पे दिसंबर का जो प्रीमियम है वो 7% बढ़ा है। इनफैक्ट 9 महीने के प्रीमियम में भी हमें 14% का एक इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। और टोटल अगर हम एपी की बात करें तो इसमें भी 11% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि जो एलआईसी है वो कहीं ना कहीं एक लगार्ड बना हुआ है, इसके नंबर्स अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। एलआईसी के कंपैरिजन में हम प्राइवेट कंपनीज की बात करेंगे तो वहां पे नंबर्स में अच्छा खासा हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगेन एचडीएफसी लाइफ की अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम दिसंबर डेटा की बात करें तो एक 5% का कट आता हुआ दिखाई दिया है इसके प्रीमियम में। लेकिन 9 महीने में नंबर्स 11% की बढ़ोतरी में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 4% बढ़ा है। एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे 3% का, एसबीआई में करीबन 15% का इजाफा देखा गया है। लेकिन एलआईसी जैसे कि मैंने मेंशन किया 41% का यहाँ पे कट आता हुआ दिखाई दिया है। और पर्टिकुलरली अगर हम टोटल एपी की बात करें तो वहां पे एचडीएफसी लाइफ में इजाफा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एलआईसी है वहां पे हमें करीबन 27% का अगेन दिसंबर के मंथ में एक कट देखने को मिला है। एलआईसी ने मामला गड़बड़ा दिया है, इसीलिए इंडस्ट्री का डेटा आपको कमजोर दिखेगा। अदरवाइज प्राइवेट तो अच्छा है, फिर भी ग्रो कर गया एलआईसी। रचना जी, लेकिन चार्ट्स पे खासी वीकनेस ऑलरेडी। जी, एलआईसी में चार्ट पे वीकनेस डेफिनेटली है और ये तब तक बनी रहेगी जब तक ये 880 के नीचे बना रहेगा। तो ये वीकनेस आगे और भी इस काउंटर को लोअर लेवल पे लेके जा सकती है, क्योंकि सपोर्ट काफी दूर है और हमें ये काउंटर अभी 840 पे है या 800 की तरफ, और इवन 800 के नीचे जाता हुआ आने वाले टाइम में दिख सकता है। इनफैक्ट एसबीआई लाइफ इज द ओनली वन विच इज वेल प्लेस्ड, अदरवाइज इवन एचडीएफसी लाइफ वगैरह में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, हो गई मुनाफे की तैयारी पूरी।
और आप लोगों ने पता नहीं नोटिस करा ना करा, अनुज इस समय स्टूडियोज में है नहीं भाई साहब, इतनी देर में वो NSE पहुंच चुके हैं। दिखाइए जरा, ये देखिए, शो खत्म नहीं हुआ, आप NSE पहुंच गए। आशीष, हाँ आशीष एक चीज बताऊं मैं आपको, 20 साल में जो हमने इतनी ग्रोथ देखी है उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा रहा है वो है रोड ट्रांसपोर्ट का इम्प्रूव होना। और मतलब वरना ऑफिस से NSE में आ गया और तैयार भी हो गया यहाँ पे पूरी सिक्योरिटीज वगैरह पूरा क्लियर करके, तो वो सीलिंग का एक बहुत बड़ा फायदा, कोस्टल रोड का बहुत बड़ा फायदा। और मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे। इस शो को हम यही समेट रहे हैं आशीष, और ब्रेक के बाद जब पहला सौदा में हम शिरकत करेंगे तो NSE से हम आज ये बेल रिंगिंग भी करने वाले हैं CNBC आवाज के 20 साल पूरे होने की खुशी में।